Go. वर्तमान में आयरलैंड और भारत के बीच व्यापार संबंध मामूली हैं। मुझे लगता है कि प्रमुख कारण जागरूकता और कार्रवाई के बीच का अंतर है और हम इस सबसे बड़ी चुनौती को हल करना सुनिश्चित कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास कुछ भारतीय कंपनियां हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण पैमाने पर यूरोपीय संघ के भीतर एक पदचिह्न के रूप में आयरलैंड में निवेश किया है। नॉर्थ वेस्ट आयरलैंड में टाटा समूह की कंपनियों में से एक में 1300 से अधिक लोग कार्यरत हैं, जो इस क्षेत्र के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। इसी तरह हमारे पास आयरिश कंपनियां हैं जो यहां भारत में निवेश कर रही हैं। यह इंगित करता है और सुनिश्चित करता है कि हमारे व्यवसायों में अधिक से अधिक कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मामले में हमारी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के बीच कदम उठाए गए हैं। एक विकास एजेंसी के रूप में हमारी भूमिका अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करना है, जिस तरह से हम आयरलैंड में भारतीय कंपनियों द्वारा अधिक से अधिक गतिविधि देखना चाहते हैं और हम भारत में आयरिश कंपनियों द्वारा अधिक से अधिक गतिविधि देखना चाहते हैं। यह अवसर क्या है, इस बारे में दोनों पक्षों में जागरूकता पैदा करके ही किया जा सकता है। आयरलैंड 1973 से यूरोपीय संघ का सदस्य रहा है। हमारे पास बाजार पहुंच के सभी नियामक और अन्य पहलुओं का अनुपालन है। अब चलते हैं दूसरी खबर पे। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के बदले में 2 आतंकवादी मारे गए। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर जिले के चेक सादिक खान इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस ने सोमवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में रात भर हुई मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में सुरक्षा बलों और नागरिकों के हमलों और हत्याओं के लिए जिम्मेदार लश्कर-ए-तैयबा (LT) का एक शीर्ष कमांडर था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने रविवार को दक्षिण कश्मीर जिले के चेक सादिक खान इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष सूचना मिलने के बाद एक घेरा और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि गोलीबारी के बदले में 2 आतंकवादी मारे गए। पुलिस महानिदेशक डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया, भारत ने चीन से कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और शांति दोनों पड़ोसियों के बीच सामान्य संबंधों के लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NA) से अजीत डोभाल से मुलाकात की और इसके बाद नई दिल्ली में। अब आते हैं आज की आखिरी खबर पे। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को समुद्र की ओर अपनी सबसे बड़ी अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। अपने पड़ोसियों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य प्रतिद्वंदियों को इसे परमाणु शक्ति के रूप में स्वीकार करने और गंभीर प्रतिबंधों को हटाने के उद्देश्य से एक दबाव अभियान में पूर्वाभ्यास करना। लॉन्च, जिसने इस साल उत्तर कोरिया के हथियारों के परीक्षण को बढ़ाया। अमेरिका और दक्षिण कोरियाई सेनाओं ने कहा कि देश एक नए बड़े ICBM की उड़ान तैयार कर रहा था, जिसका पहली बार अक्टूबर 2020 में अनावरण किया गया था। दक्षिण कोरिया की सेना ने भूमि वाहनों, एक जहाज और विमान से लॉन्च की गई अपनी मिसाइलों के लाइव फायर अभ्यास के साथ जवाब दिया। इसने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के मिसाइल प्रक्षेपण बिंदुओं के साथ साथ उसकी कमान और समर्थन सुविधाओं के खिलाफ सटीक हमले करने की तैयारी की पुष्टि की। दक्षिण की प्रतिक्रिया ने अंतर कोरियाई तनाव की बहाली को रेखांकित किया, क्योंकि परमाणु वार्ता रुकी हुई है। दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजधानी प्योंगयांग के पास सुलंग क्षेत्र से दागी गई ICBM मिसाइल ने 1080 किलोमीटर की यात्रा की और अधिकतम 6200 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई तक पहुंच गई। इसने संकेत दिया कि जापान के क्षेत्रीय जल तक पहुंचने से बचने के लिए मिसाइल को सामान्य से अधिक कोण पर दागा गया था। जापान के उप रक्षा मंत्री माकोतो ओनिकी ने इसी तरह की उड़ान विवरण प्रदान किया और कहा कि उन्होंने एक नए प्रकार के ICBM का सुझाव दिया है। समझा जाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शुक्रवार को पूर्वी लद्दाख पंक्ति और यूक्रेन में संकट के भू राजनीतिक प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत की। लगभग 2 साल पहले शुरू हुई पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद संबंधों में गंभीर तनाव आने के बाद वांग दोनों देशों के बीच उच्चतम स्तर की यात्रा में गुरुवार शाम दिल्ली पहुंचे। चीनी विदेश मंत्री सुबह करीब 10 बजे बातचीत